हेलो गाइस, आई एम रोहित हियर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले जेईई मेंस का अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक फिजिक्स टॉपिक को किया था कवर। तो आज के इस वाले वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजिक्स को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखने वाले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होता है। तो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। और जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल मतलब सम के इक्वल होता है। कि जो उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन सब के मास के टोटल के बराबर होता है न्यूक्लियस का मास। ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए ये फॉर्मूला है रेडियस के लिए। यहाँ पे r इक्वल टू आर नॉट और a की पावर 1/3। यहाँ पे ये आर नॉट क्या है? आर नॉट हमारा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होता है। और यहाँ पे हमारा a क्या है? a हमारा शो करता है एटॉमिक मास नंबर को। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों क्या होता है देखिए। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के अंदर जो जो मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। कि जो सिर्फ प्रोटॉन का नंबर होगा तो उसे बोलेंगे एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो टोटल नंबर होगा उनको बोलेंगे हम एटॉमिक मास नंबर। तो ये इन दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है कि सेम ही एलिमेंट के अलग अलग डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये है 1H1 1H2 1H3। ये हाइड्रोजन एलिमेंट के ही मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसके में एक प्रोटॉन है, इसके में एक प्रोटॉन है, लेकिन इसका एटॉमिक मास नंबर 1 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 2 है, इसका 3 है। तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। फिर अगला टाइप होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? जस्ट आइसोटोप का अपोजिट होता है। कैसे होता है? इसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट था। इसमें उल्टा हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। बस यही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन विच एटॉमिक मास नंबर इज सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस आर डिफरेंट। कि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसका 6 है, इसका 7 है, दोनों डिफरेंट है लेकिन इसका एटॉमिक मास नंबर 14 दोनों सेम है। और इसका ही ऐसे आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर 40 दोनों सेम है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन 18-20 ये सेम नहीं है। ये होता है हमारा आइसोबार, ये होता है आइसोटोप्स। अगला हमने पढ़ा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है? इसका एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है बट इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो सेम होता है, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। फिर हमने पढ़ा चौथा मिरर न्यूक्लियस। मिरर न्यूक्लियस क्या था कि एटॉमिक मास नंबर दोनों का सेम होगा और ये वाला जो एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट होगा बट इनमें किसी एक का नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होंगे और दूसरे का नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा, उसे बोलते हैं मिरर न्यूक्लियस। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके हमारा अगला टॉपिक आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है मतलब कि वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखेगी, मतलब बांध के रखेगी, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो कैसे होगा? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसअसेंबल द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। कि मिनिमम एनर्जी जो न्यूक्लियस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो हमारी होगी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को BE ऐसा इसका फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा mc²। ये हमने लिया आइंस्टीन वाले से। आइंस्टीन सर ने क्या बोला था? E = mc²। तो वहीं से डेल्टा mc²। यहाँ पे डेल्टा m हमारा क्या? मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इधर ये बताया था कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये बताया था कि हमने क्या पढ़ा है कि जो मतलब न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो मास होगा वो क्या होना चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। लेकिन जो इसका एक्चुअल मास होता है ना वो हमेशा इस वाले मास से कम मिलता है हमको, इस वाले से।
इससे कम मिलता है। अब इस इनके बीच का जो डिफरेंस है, माइनर सा जो डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इस वाले जो मास डिफरेंस है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वही होती है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे डेल टाइम का मतलब हो गया मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, ये वाला कि किसी भी न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होता है वो उसके थ्योरेटिकल मास से कम मिलता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी बार मतलब पर न्यूक्लियन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर। ये ए मतलब एटॉमिक मास नंबर, ये हो गया। तो ये बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सिंपल सा, ये पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। अब पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन मतलब कि किसी पेयर का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। अब कैसे हो रहा है, देखो ये हमारा क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ से एक ये फोटोन आया, ये न्यूक्लियस ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को एब्जॉर्ब करते ही उसके अंदर एनर्जी चली गई, तो वो थोड़ा अनस्टेबल सा हो जाएगा, उसके अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह होंगे जो, फिर वो स्टेबल होने के लिए खुद में से ये दो पार्टिकल को रिलीज करता है, एक को पॉजिट्रॉन एक को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दोनों मतलब सेम टाइप के होते हैं, बस इन पे डिफरेंस क्या होता है, इनके चार्ज का नेचर का। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों पे, लेकिन उसका नेचर डिफरेंट होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये यहाँ से एक फोटोन को ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे दो पार्टिकल को प्रोड्यूस करेगा, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे जो ये वाली एनर्जी मतलब इस फोटोन का मिनिमम एनर्जी इतना होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी एनर्जी कैसे निकाली, ये जो हमारा पार्टिकल है इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है ई के बराबर, मतलब एक ई के बराबर चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन, और इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी अगर हम निकालना चाहें तो कितनी आएगी, उसी वाले फॉर्मूले से ई बराबर mc² से। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg इंटू c² रख के वैल्यू रख के जब इसको निकालेंगे तो ये आएगी 0.51 MeV एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्ड। तो यहाँ पे हमें दो यहाँ पे मिले हैं ये पार्टिकल्स, तो इन दोनों के लिए कम से कम फोटोन का एनर्जी इतना होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके हमारा पेयर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब सेम पेयर प्रोडक्शन के जस्ट अपोजिट एक वो होगी प्रोसेस, उसे बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन में क्या था कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और दो पार्टिकल प्रोड्यूस करे न्यूक्लियस ने। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल आपस में मिलके एक दूसरे को खत्म करके और अपनी जगह पे ये सेम एनर्जी रिलीज कर देंगे, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज कर देंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे दोनों पार्टिकल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें नेचर का डिफरेंस है, एक का नेचर पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है चार्ज वाइज। तो बस जब नेगेटिव पॉजिटिव सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज मिलेंगे तो एक दूसरे को खत्म कर लेंगे और खुद की जगह पे ये यहाँ पे ये इतना एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। ये जस्ट पेयर प्रोडक्शन के अपोजिट है। पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब करी और दो पार्टिकल रिलीज की है, यहाँ पे दोनों पार्टिकल आपस में मिले और यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज हुई। तो ये हो गया हमारा पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जो भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने न्यूक्लियस में से लगातार कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट ऐसा नेचर शो करते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जनरली क्या देखा जाता है कि 82 से जब नंबर वो एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होता है तो वो वाले सारे एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। और इट इज़ ए न्यूक्लियर इवेंट नॉट एटॉमिक, मतलब जो रेडिएशन वगैरह जो एमिशन होता है रेडिएशन का वो कहाँ से होता है, वो होता है न्यूक्लियर से, एटॉमिक लेवल पे नहीं होता। ये न्यूक्लियस हुआ, इसके बाहर एक ऑर्बिट होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे और भी ऑर्बिट्स होंगे, उन सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, लेकिन जो ये रेडिएशन एमिट होता है वो होता है सिर्फ न्यूक्लियस से। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी वाला फिनोमेना है वो एक न्यूक्लियर इवेंट है, एटॉमिक इवेंट नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम डोंट हैव एनी रिलेशन विद रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडिएशंस इंक्लूड अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। कि जो रेडिएशन यहाँ से एमिट होता है, इससे मतलब न्यूक्लियस से जो रेडिएशन एमिट होता है उसमें जनरली क्या होता है, अल्फा या बीटा पार्टिकल्स होते हैं एंड देन गामा रेज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना। क्या है कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स आर नॉट एमिटेड साइमल्टेनियसली, कि अल्फा बीटा पार्टिकल एक साथ कभी भी उससे एमिट नहीं होंगे। एंड गामा रेज आर एमिटेड आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल, और गामा रेज होती हैं वो अल्फा या बीटा पार्टिकल के एमिशन के बाद रिलीज होंगी। अब साइमल्टेनियसली मतलब कि ये एक टाइम पे दोनों चीज़ें रिलीज नहीं होंगी, या तो पहले अल्फा पार्टिकल होगा या पहले बीटा पार्टिकल होगा। और जैसे ही अल्फा या बीटा में से कुछ रिलीज हो जाएगा उसके बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल स्टेट में आ जाता है। अनस्टेबल स्टेट में आ जाता है मतलब हायर एनर्जी लेवल में आ जाता है। अब जितनी ज़्यादा किसी के पास एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अभी हम मतलब किसी आदमी को ज़्यादा पैसा दे दें एक साथ में तो उसके पास मतलब ज़्यादा एनर्जी
आ गई तो वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसे इधर उधर घूमेगा, बर्बादी करेगा। अब उसको स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये अल्फा बीटा पार्टिकल रिलीज किया, हायर एनर्जी पहुंचा, अनस्टेबल हो गया, स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी रिलीज करता है गामा रेज की फॉर्म में। तो इसलिए इसने बोला है कि एंड गामा रेज आर एमिटेड आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल तो हमारा क्या होता है, हीलियम परमाणु, जो हमारा हीलियम एटम होता है उसका नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल आर नॉट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, द न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस डिकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड एज बीटा पार्टिकल। जैसे ये इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, जो हमारा हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीजें होती हैं। अब उसके अंदर वाला जो है न्यूट्रॉन है, ये क्या करता है, डिके हो जाता है, किस किस में, प्रोटॉन में प्लस बीटा पार्टिकल में, ये यहाँ पे डिके हो चुका है। अब ये जो बीटा पार्टिकल है ना, इसका प्रॉपर्टी सेम एज इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इसमें बस यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो मतलब उसके ऑर्बिट में घूम रहा होता है, लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये बीटा पार्टिकल की फॉर्म में उसके न्यूक्लियस से रिलीज होता है। उसके एटॉम जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है बीटा पार्टिकल का। ये न्यूक्लियर का प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी है बीटा पार्टिकल एमिट करना। तो ये था रेडियो एक्टिविटी कि एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवी एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, और 82 से ग्रेटर देन वाले जो होते हैं वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये जो रेडिएशन होता है वो अल्फा बीटा एंड गामा की फॉर्म में होता है। अल्फा बीटा में से एक टाइम पे एक रिलीज होगा, और अल्फा या बीटा के रिलीज होने के बाद में एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होने के लिए वो गामा की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। और बीटा पार्टिकल हमारा क्या होता है, बीटा पार्टिकल हमारा होता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूट्रॉन है वो खुद को डिके करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और वही इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल के फॉर्म में मतलब उसमें से रिलीज होता है न्यूक्लियस में से, ये वाला। तो ये जो बीटा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस से बिलोंग करता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आगे आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। इसको हम रदरफोर्ड और सोडी का भी लॉ बोलते हैं, मतलब रदरफोर्ड सोडी दो वो थे साइंटिस्ट, उनका मतलब उन्होंने दिया था ये लॉ, तो उनके नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है लॉ कि at any instant the rate of decay of radioactive atoms is proportional to the number of atoms present at that instant। कि किसी एक इंस्टेंट पे मतलब उसके डिके का जो भी रेट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, कि उस टाइम पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ये इस लॉ का जो सिंपल सा मीनिंग निकल के आ रहा है मैथमेटिकल, वो आ रहा है हमारा ये वाला। रेट को हम कैसे लिखते हैं, टाइम की फॉर्म में लिखते हैं ना, यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ इसको हमने लिख दिया dN/dt। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम, वो हमने मान लिया कैपिटल N। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि डिके हो रहा है तो मतलब ये कंटिन्यूसली घटते जाएंगे, नंबर ऑफ एटम कंटिन्यूसली कम होते जाएंगे, तो उसके लिए हमने रखा यहाँ पे ये -dN/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कॉन्स्टेंट क्या आ गया हमारा, ये dt आएगा इधर, हाँ dt। तो ये हमारा आ गया dN/dt एज इट इज इक्वल टू माइनस, इधर भेज दिया, ये हो गया n हमारा ऑलरेडी था, इसको हटाया तो इसके लिए कांस्टेंट आ गया लैम्बडा। लैम्बडा को बोलते हैं हम डिके कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, n को ले आए हम dn के नीचे, इधर से dt को भेज दिया इधर, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। हमने क्या लिया कि जब इनिशियली t की वैल्यू 0 है तो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने n0, एंड जब t का कुछ वैल्यू t हो गया, मतलब टाइम का कुछ वैल्यू t आ गया, तो उस टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है n। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो जाएगा ln, ये आ जाएगा, लिमिट का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमें ये रिलेशन मिलेगा n = n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t, ये रहा, ये मिल गया n = n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t। यहाँ पे हमारा लैम्बडा क्या हुआ, लैम्बडा हमारा हो गया डिके कॉन्स्टेंट, n0 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, कि जब हमारा t बराबर 0 था तो उस टाइम पे जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स थे वो हमारे हुए n0। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग अनडिकेड, कि एट जब हमारा टाइम t था तो मतलब इस t टाइम पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है जो बचे हुए हैं अभी, वो हमारा हो गया कैपिटल N। तो ये हमें फॉर्मूला, ये आप याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। क्या ये क्या बोलता है, ये सिंपल बोलता है कि -dN/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n, कि जो रेट है डिके की वो डायरेक्टली उस इंस्टेंट पे प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये था, उससे हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया n = n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t। उसके बाद एक अगला छोटा सा कंसेप्ट आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सिंपल सी टर्म में समझ में आ जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इसको कैसे लिखते हैं रेट को, वही मतलब यूनिट की फॉर्म में, मतलब कि यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है। तो एक्टिविटी को इससे हम ए को मतलब
एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए और आर से, और यहाँ पे हमने ए से लिया हुआ है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी, और ये हमें पता था कि माइनस डी एन बाई डी टी क्या होता है, हमने ऊपर जो पढ़ा है लॉ इक्वल टू लैम्बडा एन, यहाँ से इसको रख के एज इट इज पहले की तरह सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी, ए इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस लैम्बडा टी। बस डिफरेंस क्या है कि उसमें जो हमारा यहाँ पे क्या था एन था, तो ये एन क्या था, ये इनिशियल नंबर ऑफ उसको एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, सॉरी रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसमें एन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इनिशियली नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है उसको। इसमें ये ए नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इनिशियली उसका जो डिके का रेट है वो क्या है, और एट टी टाइम पे उसका डिके का रेट क्या है वो। बस इतना सा डिफरेंस है, वो नंबर ऑफ एटम्स को प्रेजेंट कर रहा था, ये डिके रेट को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी, इसको हम ए या आर से करते हैं रिप्रेजेंट, ये याद रखना। फिर इसके बाद आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, आधा जीवन। तो हाफ लाइफ मतलब कि जैसे ये लिखा हुआ इफ़, जब हमारी ये एन क्या था रिमेनिंग एटम्स, जब रिमेनिंग एटम्स हमारे एन नॉट क्या था इनिशियल का आधा बचेंगे, जब एन इक्वल टू क्या हो गया एन नॉट बाई टू, मतलब कि उसके आधा बचेंगे, तो उस टाइम पे जो भी टाइम होगा उसको लिखेंगे हम टी हाफ मतलब हाफ लाइफ। तो उस टाइम पे जो भी टाइम होगा उसको बोलेंगे हाफ, मतलब हाफ लाइफ। इसको एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हमारे पास शुरू में ऐसे कुछ था, मतलब जैसे हमारे पास 100 एटम थे शुरू में, और हमने एक्स टाइम बाद में वो हमारे पास 50 एटम रह गए। ठीक है, शुरू में कितने थे 100, लास्ट में कितने रह गए 50, 100 से 50 रह गए, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया हाफ हो गया उनका। और ये जो एक्स टाइम में हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो क्या हो जाएगा उसका हाफ लाइफ। आगे समझ में, तो ये हो गया हाफ लाइफ का मतलब। अब देखिए, अब ये सिंपल सा n इक्वल टू एन नॉट बाई टू और t इक्वल टू टी हाफ का वैल्यू हम हमारे इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं जो हमने ऊपर वाले लॉ में पढ़ा था, n इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा टी। यहाँ पे इनका वैल्यू रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमें क्या मिला रिजल्ट कि टी हाफ जो हाफ लाइफ है इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन लैम्बडा, और ये इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं ln2, ये ln2 का ही वैल्यू इधर लिख दिया है ln2 अपॉन लैम्बडा। अब ये हम आगे वाले हमारे कोई न्यूमेरिकल आता है हाफ लाइफ वाला, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है, टी हाफ इक्वल टू ln2 अपॉन लैम्बडा। ये हो गया हाफ लाइफ में, उसमें हाफ लाइफ में और लैम्बडा में रिलेशन आ गया। अब इसमें एक फॉर्मूला ये हो रहा है, अगर हमें न्यूमेरिकल में हाफ, मतलब अगर हमें न्यूमेरिकल में लैम्बडा ना दिया हुआ हो, और यही वाला अगर एन और एन नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और उसमें हाफ मतलब लैम्बडा ना दिया हो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। अगर हमें लैम्बडा ना दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अगर हाफ लाइफ से रिलेट किया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज़ कर सकते हैं, एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन, और यहाँ पे हमारा एन क्या है, हमारे यहाँ पे एन शो कर रहा है गिवन टाइम डिवाइड बाई हाफ टाइम। ये हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, एंड एक एक्टिविटी वाला फार्मूला, एंड एक ये वाला फार्मूला। ये 4 फार्मूले इस चैप्टर में थोड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से न्यूमेरिकल सारे आ जाते हैं, घूम फिर के इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अब 2 छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, कि एक हैवी न्यूक्लियस को 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया, यूरेनियम, इस पे हमने बॉम्बार्डमेंट किया न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ अंदर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका शुरू में एटॉमिक मास नंबर कितना था 235, ये न्यूट्रॉन को हमने इसमें किया बम्बार्डमेंट किया, न्यूट्रॉन उसके अंदर गया, फिर ये हो गया 236। अब ये अंदर जाती वो क्या हो गया अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ये पहले ना, मतलब ये नॉर्मल न्यूक्लियस था, न्यूट्रॉन जाती, फिर ये थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्सपेंड होने लगेगा, फिर लास्ट में इसमें नेक फॉर्मेशन होगा ऐसे, एंड देन ये बीच में से ब्रेक हो जाता है 2 न्यूक्लियस में, ऐसे होता है। तो अब ये न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया न्यूक्लियस में, उसको अनस्टेबल कर दिया, अनस्टेबल हो गया, और फिर ये धीरे धीरे टूट जाएगा 2 हल्के हल्के न्यूक्लियस में, एक हो गया बेरियम, ये हो गया क्रिप्टॉन, और साथ में कुछ ये एनर्जी रिलीज करेगा। अब यूरेनियम के केस में कितना एनर्जी रिलीज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये प्रोसेस होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन, ये जो हमारा रिएक्शन है ये होता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब कि हैवी न्यूक्लियस को 2 या 2 से छोटे, मतलब 2 या 2 से अधिक हल्के न्यूक्लियस में स्प्लिट करना, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब सेम इसके अपोजिट हमारा मतलब प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में क्या था, हम एक हैवी न्यूक्लियस को छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ रहे थे, इसमें क्या करेंगे 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस। इसमें अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक ही हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। इसका एग्जांपल ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, ये मिलकर क्या कर रहे हैं कि एक हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं, और साथ में ये कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। कितना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन।
जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें दो हल्के हल्के न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर फिजन और ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ तक तो ये हमारा थ्योरेटिकल तो हमने मोस्टली इसमें कवर कर लिया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या है, फिर हम जो हमारे पास गिवन डेटा होगा उसको लिखेंगे, क्या पूछ रहा है हमसे वो लिखेंगे, और क्या इनसे रिलेटेड कोई हमने कंसेप्ट पढ़ा है या कोई फॉर्मूला पढ़ा है जो इन तीनों चीज़ों को लिंक कर रहा हो, तीनों चारों चीज़ों को लिंक कर रहा हो, तो उस फॉर्मूले कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सारे न्यूमेरिकल के लिए हमारा अप्रोच यही होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए अच्छे से, उसमें जो जो चीज़ दी गई है और हमसे क्या पूछ रहा है। पढ़ते हैं, चलिए इसको क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज बाय साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल के एमिशन से डिके हो रहा है वो, जिनका हाफ लाइफ दिया गया है इन्हें 1400 ईयर्स 700 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ओके, अब ये पूछ कर रहा है व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच 1/3 ऑफ मटेरियल रिमेन, कि 1/3 मटेरियल बचना चाहिए तो वो कितने टाइम बाद बचेगा। और यहाँ पे हमें हाफ लाइफ दिया गया है कि वो दो तरह से वो डिके हो रहा है। अब देखो दो तरह से डिके हो रहा है। सपोज करो हमारे पास इनिशियल एलिमेंट क्या था, एक्स था, वो दो पार्टिकल्स में डिके हो रहा है, वाई जेड। पहले वाले में जो पार्टिकल के थ्रू डिके हुआ है उसका हाफ लाइफ इतना है, इसका हाफ लाइफ इतना है, ये हो गया हमारे पास में। अब हाफ लाइफ का हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ लाइफ का हमने पढ़ा था कि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, ln2 अपॉन लैम्बडा पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ से अगर हम लैम्बडा 1 निकालना चाहेंगे पहले वाले के लिए तो क्या आ जाएगा, ln2 बटे टी हाफ 1 कितना आ जाएगा 1400। अब सिमिलरली दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ln2 बटे 700, ये आ गया हमारा। यहाँ से लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का वैल्यू तो हमें इससे मिल गया। अब अगर हमें पूरा लैम्बडा हमारा क्या था, डिके कांस्टेंट था। अब ये जब वो एक पार्टिकल में डिके हो रहा है तो उसके लिए लैम्बडा 1 कुछ आ गया इंडिविजुअल, दूसरे के लिए कुछ इंडिविजुअल आ गया। लेकिन अगर पूरे के लिए कंबाइनली निकालना हो तो कैसे आएगा, वो आ जाएगा हमारा लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ln 1/1400 700 ln2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 ln2/1400। सिंपल मैथ कैलकुलेशन है कि आपको समझ में आ गया होगा इजीली। ये आ जाएगा यहाँ से हमारा जो टोटल लैम्बडा होगा इसके लिए पूरे के लिए वो आ जाएगा हमारा इतना। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी हमारा लैम्बडा कितना आ गया टोटल के लिए 3 ln2 1400। ओके, अब वो हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच 1/3 ऑफ मटेरियल रिमेन्स। अब हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t, ये पढ़ा था। अब हमें वो क्या ये n क्या था, नंबर ऑफ रिमेनिंग, तो वो कितना दिया रिमेनिंग 1/3, कि इनिशियल का 1/3 बचना चाहिए। तो n इक्वल टू n0/3 हो जाएगा, और इनिशियली n0 तो हमारा कुछ होगा ही, e की पावर माइनस लैम्बडा की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, इसको यहाँ से पुट कर देंगे लैम्बडा, और t हमें निकालना ही है। तो क्या यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको ये कर दिया हमने, कट कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये पावर e की पॉजिटिव हो जाएगी, e की पावर लैम्बडा t हो जाएगा। यहाँ से log ले लेंगे तो ln3 हो जाएगा और ये लैम्बडा t हो जाएगा। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा ln3/लैम्बडा, और लैम्बडा का वैल्यू हमारा ये रहा। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ln3/3 ln2 इंटू 1400। अब यहाँ पे ये ln3 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 1.1, तो ये क्या हो जाएगा ln की जगह 3 की जगह 1.1 इंटू 1400 डिवाइड बाई 3 इंटू ln2 का वैल्यू होता है 0.693। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 740 के आसपास, मतलब ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें, ये वाला। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा, 740 के आसपास कुछ आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 740 ईयर्स हो जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। तो आप मैच कीजिए कि आपने इसको कैसे किया, आपका आंसर सही था गलत था, आपने कहाँ गलती करी कंसेप्ट में, वो देखिए आप इसको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज कीजिए फिर से और इसको ट्राई करने का फिर से कोशिश कीजिए, अपने खुद से करने का कोशिश कीजिए। इसको पहले एक तरफ फिर पढ़ेंगे हम, क्या दिया है इसने दिया है कि देयर आर 10⁻10 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए गिवन रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इट्स हाफ लाइफ टाइम इज 1 मिनट, हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल रिमेन आफ्टर 30 सेकेंड। सबसे पहले उसने क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं कि देयर आर, इनिशियली जो उसने नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो न्यूक्लियाई वो दिया कि इतने हैं इनिशियली, ठीक है।
एंड उसका हाफ लाइफ कितना है 1 मिनट, इसको 60 सेकेंड लिख सकते हैं। एंड वो पूछ रहा है कि कितने रिमेनिंग रहेंगे, रिमेनिंग पूछ रहा है कितने टाइम पे, कि 30 सेकेंड बाद कितने रिमेनिंग बचेंगे। तो इससे रिलेटेड हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये था। और एक और मैंने आपको लिखाया था नीचे, n इक्वल टू एन नॉट 1/2 n की पावर n, और यहाँ पे n क्या था हमारा, स्मॉल t डिवाइड बाई t हाफ। तो क्या हम यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे पास n नॉट है, ये 1/2 तो है ही हमारे पास, स्मॉल t है हमारे पास, गिवन है, सही बात है, t हाफ गिवन है, तो बस सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे इसमें और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 10⁻10 हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ पे n निकालेंगे, स्मॉल t बटे t हाफ, स्मॉल t कितना हुआ 30 सेकेंड, t हाफ कितना हुआ 60 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻10 1/2, ये क्या जाएगा 1/2, 10⁻10 √2, इसको यहाँ पे लाएं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 9 डिवाइड बाई √2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 7 × 10⁻9, ये आंसर आ जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर आएगा इसमें। ये कुछ 7.1 के समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये वाला ऑप्शन चूज मतलब हमारा सही होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होता और इजीली आपने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, कहाँ पे क्या कंसेप्ट लिंक हो रहा है, तो उसको हमने कर लिया। आप इसको इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, हमें एन नॉट गिवन है, ई तो है ही है, हमें स्मॉल टी गिवन है, बात अटकी लैम्बडा पे। अब लैम्बडा का मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था, लैम्बडा इक्वल टू लिखाया था मैंने ln2/t हाफ, और हमें t हाफ गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला क्लिक नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले से भी कर सकते हो, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे इसने यहाँ पे बोला हाफ लाइफ, इसका मतलब आपको हाफ लाइफ के बारे में पता है। अगर आपको हाफ लाइफ के बारे में पता है अच्छे से कि हाफ लाइफ क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूले में भी आप यूज कर सकते थे। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है, और ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे करना था। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अरे बाप रे, ये तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर देखने में बड़ा लग रहा है, उसको पढ़ के देखते हैं अगर ये बोल कह रहा है। ये हमसे बोल रहा है कि ये सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए, कि एक न्यूक्लियस है ए, उसका सैंपल है, डिसइंटीग्रेट टू अनदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बी। अब वो ए से टूट गया है बी में, विच इन टर्न डिसइंटीग्रेट टू सम अनदर स्टेबल न्यूक्लियस सी। अब ये जो पहले ए से टूटा बी में, अब ये बी से टूट गया सी में, लेकिन सी में दिया हुआ स्टेबल न्यूक्लियस सी। एंड प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियस बी वर्सेस टाइम। हमें नंबर ऑफ एटम्स बी के वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है, क्या होगा। अभी देखो उसने हमको क्या क्या बता दिया यहाँ पे रामायण में। उसने क्या बोला कि एक था ए, दिख ही नहीं रहा है, तो एक था ए से टूटा बी में, बी से टूटा सी में, और सी हमारा था स्टेबल, मतलब कि सी के आगे फर्दर डिके नहीं होगा। ये था क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स बी में, मतलब बी के नंबर ऑफ एटम में टाइम के साथ में क्या चेंज होगा, उसका ग्राफ बनाइए। सोचते हैं इसको कॉमन सेंस से, थोड़ा सा सोचते हैं इसको कैसा होगा। ए हमारा रेडियो एक्टिव है, बी रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ए डिके होना स्टार्ट हुआ किसमें, बी में, तो ए के नंबर ऑफ एटम्स धीरे धीरे मतलब कम होते जाएंगे और बी के नंबर ऑफ एटम्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे इनिशियली। ठीक है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे बी का वो कंसीडर करना है, तो एन बी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, और यहाँ पे ये हो गया हमारा टाइम। तो शुरू में क्या होगा, ये बी के बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ते जाएंगे, ए डिके होता जाएगा, जितना ए डिके होता जाएगा उतना बी बढ़ता जाएगा। अब साथ में क्या बोला उसने कि बी भी सी में डिके हो रहा है। अब एक साइड से तो ये क्या हो रहा है, ए डिके होकर बी बना रहा है, तो एक साइड तो बी बढ़ता जाएगा, दूसरी साइड बी भी डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, बी भी डिके हो रहा है और बी बन भी रहा है। अब एक टाइम सोचो खुद ऐसा आएगा कि जब ए का जो यहाँ पे ये डिके हुआ है वो मतलब बहुत मैक्सिमम डिके हो चुका हो उसमें, तब उसके बाद जो फर्दर डिके होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। जैसे डिके का जब ग्राफ देखते तो ऐसा होता है ना, तो जब लास्ट में ये पॉइंट एकदम इधर आ जाता है तो यहाँ पे बहुत कम डिके हो रहा होता है, तब ए में बहुत कम डिके होगा, तो उस टाइम पे मतलब बी का फॉर्मेशन भी बहुत कम हो रहा होगा, लेकिन बी का डिके कंटिन्यूस चल रहा है। तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा, जब बी का फॉर्मेशन पीक पे होगा उस टाइम पे जब मतलब बी का फॉर्मेशन मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका होगा उस टाइम पे इसका डिके फॉर्मेशन पे डोमिनेंट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ ग्राफ में, शुरू में क्या हुआ, नंबर ऑफ बी बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे ये कम होना चालू हो जाएगा। क्यों?
कि नंबर ऑफ मतलब जो बी बन रहे हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि ए धीरे धीरे मतलब डिके होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक टाइम पे आके खत्म भी तो होगा ना, मतलब खत्म नहीं होगा लेकिन ये बहुत कम हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल डिके होगा, तो उस टाइम पे बी का फॉर्मेशन बहुत कम होगा कंपैरेटिवली किसके, डिके के, कि बी का डिके उसके फॉर्मेशन से ज़्यादा हो रहा है। अब उस टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे ये थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा एंड उसके बाद में डिके डोमिनेंट हो जाएगा एंड नंबर ऑफ आइटम्स डिक्रीज होने लग जाएंगे उसके, ऐसे। सही है, समझ में आया आपको ग्राफ? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है। फिर से सोचिए, इसको बस सोचना है आपको, सिंपल सा सोचना है, कॉमन सेंस, इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है। कुछ सोचिए, ए हमारा डिके हो रहा है बी में और बी डिके हो रहा है हमारा सी में और सी कुछ में डिके नहीं हो रहा, वो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स के बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जब ए डिके हो रहा है तो मतलब बी बन रहा है, तो शुरू में तो क्या होगा कि बी बन रहा है बनते जा रहा है बनते जा रहा है, फिर एक टाइम पे आके जब ए का ये होता है डिके, तो ये एक टाइम पे जाके ये नेग्जिलेबल हो जाएगा ना ए का डिके। अब जब ए का डिके नेग्जिलेबल हो गया तो बी का फॉर्मेशन भी तो हो जाएगा ना नेग्जिलेबल, क्योंकि आखिरकार ए ही बी में चेंज हो रहा है अल्टीमेटली। तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा कि बी का फॉर्मेशन अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका होगा, जैसे यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद में उसका डिके उस पर धीरे धीरे डोमिनेंट होना चालू हो जाएगा और फाइनली ये ऐसे हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया ये। चलो अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे हमारा पे, वो है हमारा ये। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि फॉर ए सर्टेन रेडियो एक्टिव प्रोसेस ग्राफ बिटवीन एल एन आर मतलब लॉग आर एंड टी, टाइम सेकंड में दिया, इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन फिगर, ये वाला ग्राफ हमें देखना है। देन द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ फॉर अननोन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज अप्रोक्सीमेटली, और ऑप्शन में हमें हाफ सेकंड में दिया है, मतलब कि हमें ये ग्राफ देख के और इसका हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब ये हो गया, क्या क्या दिया है इसने हमें, सब इसने तो हमें उस ग्राफ दिया है, किस किस के बीच में दिया है, एल एन आर एंड टी के बीच में। अब देखिए, मैंने आपको जब एक्टिविटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको ए और आर दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया, तो मतलब वही एक्टिविटी वाला कंसेप्ट है ये। एंड वो हमसे पूछ क्या रहा है, हाफ लाइफ पूछ रहा है। हाफ लाइफ का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टी इक्वल टू एल एन टू अपॉन लैम्बडा। अगर हमारे पास लैम्बडा हुआ तो हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अब लैम्बडा कैसे आएगा, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आर आ रहा है एक्टिविटी वाला, तो एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था, एक बार उसको भी लिख लेते हैं, लगे हाथों। क्या था फॉर्मूला, आर की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इधर, आर इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, ये था। अब देखो यहाँ पे हमारा आर भी इसमें आ चुका है एक्टिविटी वाला टर्म, और यहाँ पे हमें लैम्बडा चाहिए था तो लैम्बडा भी इसमें आ रहा है। अब बस इसको थोड़ा सा और हम आगे इसको इसके साथ मैच करने का वो करते हैं कोशिश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया उसने, एल एन आर के लिए लिया है ग्राफ, तो इसमें एक चलो एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, एल एन आर नॉट माइनस लैम्बडा टी, सॉरी ई मतलब ये हट जाएगा। ये आपको समझ में आ गया ना कि एल एन ई के पावर माइनस लैम्बडा टी को ये पावर आगे आ जाएगी और एल एन ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया एल एन आर। अब देखो क्या आपको कुछ दिखा इसमें, जैसे मेरे को दिखा, क्या दिखा, इसको हम वाई लिख सकते हैं, इसको हम सी लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया एम, ये हमारा हो गया एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन बन रहा है ये। और हमें ग्राफ में भी उसने स्ट्रेट लाइन दिया है ना, कि मतलब कि इस जो ये हमारी लाइन बन रही है इसका इक्वेशन क्या है, ये वाला, एल एन आर इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस लैम्बडा टी। अब हमें क्या चाहिए था, हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था लैम्बडा का वैल्यू, ये वाला। अब लैम्बडा का वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन को देखने से कि ये जो लैम्बडा है वो किसको शो कर रहा है, लाइन की स्लोप को शो कर रहा है। अगर हम यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे तो हमें लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ से टी हाफ का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल सा। आगे समझ में क्वेश्चन कैसे करना है इसको, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है कि इसका जो स्लोप है वो शो कर रहा है लैम्बडा को, ठीक है। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, वाई अपॉन एक्स करके निकाल लेंगे, 6/40, ये क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा लैम्बडा, अभी आंसर नहीं आया, ये आया सिर्फ लैम्बडा। हमें निकालना क्या है, हाफ लाइफ, टी हाफ इक्वल टू एल एन टू अपॉन लैम्बडा एल एन टू बाई 3/20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगा। इसका अब क्या हो जाएगा, 0.693
1/3 × 20, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इसमें हाफ लाइफ का आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, हमें उसने जो जो चीज़ें दी हुई थी हमने वो चीज़ें लिखी, उसको थोड़ा सा उसने ln r दिया था तो हमने बस log ले लिया, log लेके थोड़ा उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चल गया कि इस वाले लाइन का इक्वेशन वहाँ पे मिल रहा है। और उसमें जो हमारा लैम्बडा था इक्वेशन में वो इस लाइन की स्लोप को शो कर रहा है, तो इस स्लोप के थ्रू हमने लैम्बडा निकाला और उस लैम्बडा को इसमें पुट करके टी हाफ का वैल्यू निकाला। तो ऐसे हमने ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। इस वाले चैप्टर को हमने क्विकली रिवाइज किया है, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा, बस हमने क्विकली रिवाइज किया है। फॉर्मूले वाला जो सेक्शन था वो मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझा दिया था, जो फॉर्मूले थे उसमें 3-4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो, और उनके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए इजी क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, मैं अपने मन से नहीं लाया हूँ कहीं से भी, ये जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जेई में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करना क्या है कि जो कंसेप्ट आपको मतलब जो चीज़ उसने दी है, क्या पूछ रहा है, वो आपको देखना है, लिखना है, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट याद करना है, फॉर्मूला याद करना है और उसको अप्लाई करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कीजिए, और कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी चैप्टर में, मैथ्स या फिजिक्स में, तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं उस ग्रुप में। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।